तो चैप्टर नंबर 1139 आ चुका है और उसी के साथ रॉजर के क्रू का एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर रिवील हो चुका है। और उससे भी बड़ी बात कि आखिर ये बंदा इंडिया के किसी स्टेट से बिलोंग करता है, क्योंकि मेरे हिसाब से लूफी के क्रू का हर बंदा कहीं ना कहीं से बिलोंग करता है। जैसे लूफी खुद हरियाणा से है, गार्प चाचा को मैं बिहार से जोड़ता हूँ, सांजी हमारा बंगाली है, जोरो हमारा राजस्थान से है। तो अब ये नया कैरेक्टर किसी स्टेट से बिलोंग करता है और कहीं ये वही बंदा तो नहीं जिसे पता है कि आखिर फाइनल रोड पॉनिग्लिफ कहाँ पर है, यानी कि कहीं ये वो बंदा तो नहीं जिसे हम मैन मार्क्ड बाय फ्लेम्स के नाम से जानते हैं। ये चैप्टर सच में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना और बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स रोल द इंट्रो। यार तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई चैप्टर नंबर 1138 का है, तो भाई देखो मेरी तबीयत नहीं सही थी, मैंने उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि पिछले चैप्टर में क्या हुआ था। तो शैंक्स का जो भाई है वो इस समय लोकी के ऊपर अटैक करता है। उसकी तलवार ने ही एक डेविल फूट खाया हुआ है, इसकी वजह से उसका तलवार 3 मुंह वाले कुत्ते में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसकी जबान भी तलवार की बनी होती है। इस सेरिब्रस स्वॉर्ड का यूज करके वो लोकी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है और फिर उसके बाद उन्हें वहां से निकल कर भागना पड़ता है। भागना नहीं पड़ता, उनका बस मूड बन जाता है और वो लोग वहां से उठ के चले जाते हैं। कैसल की बात करें तो कैसल में लूफी को पता चलता है कि शैंक्स आया था और सारे गार्ड्स के ऊपर अटैक करके गया, लेकिन लूफी इस बात को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली शैंक्स नहीं, वो शैमरॉक था जो कि बिल्कुल शैंक्स जैसा दिखता है। इसलिए एल्बाफ के गार्ड्स बिल्कुल कंफ्यूज हो गए थे। और बात करें एल्बाफ के गांव की, तो यहाँ पर राइपली जो है वो इस समय फ्रांकी के साथ खेल रही है, क्योंकि वो दिखने में बिल्कुल खिलौने जैसा लगता है। और खेल खेल में वो उसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लोकेशन पर लेकर जाती है, जहाँ पे बहुत ही बड़ी हिस्टोरिक ड्रॉइंग्स बनी होती है। दूसरी तरफ रॉबिन को सनातन धर्म से इंट्रोड्यूस किया जाता है, जहाँ पर उसको बताया जाता है कि जितने भी वॉरियर्स है यानी कि क्षत्रिय लोग हैं यहाँ पर एल्बाफ पर, वो सभी लोग मानते हैं कि भगवान अलग अलग रूप में उनके सामने आते हैं। बेसिकली सन गॉड के अलग अलग वेरिएंट्स हैं। और बताया जाता है कि अब से पहले 2 युग बीत चुके हैं और हर युग की अपनी अपनी एक कहानी थी, जहाँ पर पहले युग में अर्थ बिल्कुल जल रहा था, तप रहा था और तभी लोगों के मन की इच्छा से सन गॉड प्रकट होता है, जो कि फायर ड्रैगन पर बैठ कर आता है। आई थिंक तुमने ये लूफी के साथ ऑलरेडी देख रखा है। लेकिन लैंड गॉड को ये चीज पसंद नहीं आती है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा वॉर चालू हो जाता है और वापस से डार्कनेस आ जाती है, अंधकार फैल जाता है। फिर दूसरे युग की कहानी शुरू होती है, जहाँ पर गॉड ऑफ फॉरेस्ट जो है उसने अपने अल्टीरियर मोटिव्स के लिए बहुत सारे कांड किए और फिर जो सन गॉड है उसके साथ इनकी वॉर हुई, उनके ऊपर सी गॉड नाराज हो जाता है। इस चीज से इनिशियली मुझे यही समझ में आया था कि इसी वजह से शायद डेविल फूट यूजर्स पानी में नहीं तैर सकते हैं। फिर अगले युग में अभी भी केओस चल रहा है, दुनिया खत्म हो रही है, लेकिन फिर भी लोगों को याद है, उन्हें भरोसा है कि सन गॉड वापस से आएगा नाचते गाते हुए और उन्हें लिबरेट करेगा। वो दुनिया को उसके फाइनल एंडिंग पर लेकर जाएगा, जिसकी वजह से एक नए युग की शुरुआत होगी। और जहाँ पर पिछली बार दोनों दुनियाओं के खत्म होने के टाइम पर सन गॉड कभी भी किसी से मिलकर एंड टू एंड फाइट नहीं किया, इस बार वो श्योरली मिलेगा और अपने काम को अंजाम देगा। अब देखो जो लास्ट के पैनल थे, यानी कि जो 3 दुनियाओं की बात हुई थी, ऐसा लग रहा है वेद व्यास धीरे से जाके ओढ़ा के कान में 2-4 श्लोक फूक के चले आए हैं, क्योंकि ये बिल्कुल उसी तरह से लिखा हुआ है जैसे हमारे ग्रंथों में लिखा होता है और एक बार में समझ में नहीं आता, उसको बहुत ज्यादा डिकोड करना पड़ता है। तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसके लिए तुम लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेंशन नहीं लो, इसको वन पीस की दुनिया में मोस्ट एनालाइज्ड पैनल एवर का भी नाम मिल चुका है। अभी रेडिट पर तो लोग यही बुला रहे हैं। मेरी भी तबीयत देखो उसी टाइम पर खराब होनी थी, मैं बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया ना मैं चैप्टर पढ़ पाया था 2-3 दिन तक। खैर अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1139, जिसका टाइटल है माउंटेन ईटर। माउंटेन ईटर पहले मुझे नहीं समझ में आया था, लेकिन अब समझ में आ गया कि आखिर इस चैप्टर का नाम क्यों है, क्योंकि जो बुढ़ऊ आ रहा है उसको इसी चीज का टाइटल मिला हुआ है। खैर और पेज स्टोरी की बात करें तो यहाँ पर जो हुज हुआ है वो इस समय उल्टी और पेज 1 को खत्म करने वाला है। क्यों, इसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं लग रहा, लेकिन उसके हिसाब से इन लोगों ने उसके साथ धोखाधड़ी की हुई है। सो गाइस चैप्टर स्टार्ट होता है लूफी, जोरो, नामी और उनके साथ रोड भी होता है। तो ये लोग जो पिछले चैप्टर में की खोज रहे थे लोकी को छुड़ाने के लिए, ठीक उसी जगह पर हमें पहला पैनल देखने को मिलता है। यहाँ पर जोरो एकदम साफ बोल देता है कि अगर इस स्पीड से हम इतने बड़े कैसल में खोजेंगे तब तो भाई 5-6 दिन निकल जाएंगे, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। इस पर रोड बोलता है कि वो गार्ड्स भी हमारे किसी काम के नहीं थे, अगर तुम्हें नहीं आते तो ये वही गार्ड्स थे जिनको शैंक्स के भाई ने पीटा था और उन्हें लग रहा था कि शैंक्स उनके ऊपर हमला करके गया। रोड आगे बताता है कि सिर्फ कुछ ही ऐसे लोग हैं जो कि सच में जानते हैं कि वो कहाँ पर हो सकता है और मोस्टली वो सभी बड़े बूढ़े लोग हैं, जैसे कि योरुल। तो लूफी सुनते ही बोलता है कि वो तलवार वाला बुढ़ा, वो तो हमें कुछ भी नहीं बताने वाला। तो रोड भी इसके आगे ऐड करता है कि देखो भैया किसी भी हालत में वो बुढ़ा तो नहीं बताने वाला, सिर्फ लोकी को फ्री करने के बारे में सोचना ही एक बहुत बड़ा क्राइम है, चाबी मिलना तो बहुत दूर की बात है। इस पे जोरो बोलता है कि देखो अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया कि हम सच में उसके ताले खोल रहे हैं या फिर नहीं। लेकिन तभी नामी एक अजीब सी चीज नोटिस करती है और जैसे ही वो लोग उसके पास जाते हैं उन्हें पता चलता है कि ये तो एक्चुअली में द थ्रोन रूम है, मतलब जहाँ पर पहले एल्बाफ का राजा बैठा करता था। और जैसे उसके अंदर हम लोग पहुंचते हैं, हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सा रूम है जहाँ पर सेंटर में एक थ्रोन रखा हुआ है और वो पूरी तरह से टूट चुका है। एक और
बहुत इंपॉर्टेंट मार्क है जो कि मेरा नजर तुरंत पहुंच गया उस पर, जो कि फ्लोर पर बना हुआ है। और लूफी और बाकी सभी लोग भी नोटिस करते हैं कि छत में एक्चुअली में एक होल बना हुआ है और उन्हें ये चीज भी समझ में आ जाती है कि ये तोड़ फोड़ अभी बहुत रिसेंट में हुई है। उस मार्क को देखते ही रोड तुरंत बोलता है कि भाई ये तो मैजिक सर्कल है। इस पे नामी पूछती है ये कौन सी चीज है, तो रोड उन्हें बताता है कि अपेरेंटली काला जादू करके बहुत सारे डीमंस को कहीं पर भी बुलाया जा सकता है। अब लूफी के क्रू में से कोई भी इस बात पर बिलीव नहीं करता, लेकिन सब लोग एक चीज जरूर सोच रहे हैं कि आखिर ये चीज इस थ्रोन वाले रूम में बनाई किसने। इस पे लूफी बोलता है कि मैंने शायद अभी कुछ समय पहले ही ऐसा कुछ देखा था, और अगर तुम्हें नहीं याद है तो ये सेम वही मार्क है जिससे 5 एल्डर्स एगहेड आइलैंड पर पहुंचे थे। और जैसा कि अभी तुम्हें थोड़े टाइम पहले ही पता चला होगा, शैमरॉक यानी कि शैंक्स का जो भाई है और उसके साथ एक और जो फीमेल होली नाइट्स की जो मेंबर थी, ये दोनों एल्बाफ पर आए हुए थे। उस समय तो हमने उनकी एंट्री ठीक से नहीं देखी थी, बट अब हमें पता चल चुका है कि आई थिंक एल्डर्स के साथ साथ होली नाइट्स भी वही सेम पावर्स को यूज करते हैं जिसका यूज करके एल्डर्स एगहेड आइलैंड पर पहुंचे थे। लेकिन तभी बैकग्राउंड से एक आवाज आती है, मोगीवारा लूफी। और जैसे ये लोग आवाज सुनते हैं, रोड की गांड पट के हाथ में आ जाती है। कहता है कि लगता सच में कोई डीमन आ गया है। और तभी बैकग्राउंड से एक और आवाज आती है कि मैं तुमसे बहुत समय पहले मिलना चाहता था। तो लूफी बोलता है कौन है भाई तू, सामने आ जा। लेकिन इस पॉइंट तक रोड की बिल्कुल फटके हाथ में आ गई और वो बोल रहा है कि भाई डीमन सच में कैसल में आ गया और हमें अब यहाँ से दौड़ते हुए भाग कर निकलना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही रोड भागने के लिए दौड़ता है, तुरंत उसके पीछे एक जोर से कुल्हाड़ी आती है और सीधे सामने जाकर दीवार पर टकराती है, जिसकी वजह से सारे के सारे स्ट्राइड मेंबर्स यानी कि लूफी, जोरो और नामी तीनों जमीन पर गिर जाते हैं। अब लूफी और जोरो तो सही सलामत लैंड कर जाते हैं, बट नामी को तुम जानते ही हो, तो जोरो उसको अपने गोदी में पकड़ लेता है। यहाँ पर सांजी होता तो 2 बार आत्महत्या कर लेता है ये चीज देख के। लेकिन तभी लूफी नोटिस करता है कि यार थ्रोन के ऊपर कोई तो बैठा हुआ है। और तभी अगले पल में हमें एक बूढ़ा सा आदमी रिवील होता है जिसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि ये ह्यूमन रेसिडेंट है एल्बाफ का और एक एक्सपायरेट भी, और इसका नाम यासान है। रोड भी उसको बोलता है कि या भैया आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यासान बोलता है कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बहुत ही अजीब सी हाकी महसूस की। अब मुझे तो लग रहा है कि मुझे यहाँ पर आने में देरी हो गई, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम लोग मुझे यहाँ पर मिल गए। तो जब मैंने इसको पहली बार पढ़ा था तो मुझे लगा लूफी की वजह से ये बंदा यहाँ पर आया, बट आई थिंक तुम लोग को अंदाजा लग गया होगा ये किसकी बात कर रहा है। जैसे ही शैमरॉक वगैरह यहाँ पर पहुंचे थे, हाकी का सर्ज एक रिलीज हुआ था और उसी को सेंस करते ये बंदा वहां पर पहुंच गया। अब अगर ये बंदा हाकी सेंस कर पा रहा तो ये कोई छोटा मोटा आदमी तो नहीं होगा। लेकिन फिर ये बुढ़ा हुआ आगे बोलता है कि यार लूफी, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, कोई छोटे मोटे आदमी तो नहीं लगते हो तुमने काइडो को डिफीट किया है और काफी समय हो गया कि मैं वानों पे गया हूँ, मेरा मन तो है वापस वहां पर जाने का। तो लूफी बोलता है भाई यासान, रोड भाई ये कौन आदमी आ गया अचानक से। तो रोड आगे बताता है कि भाई एल्बाफ पर लोग इसको यासान बुलाते हैं और तुम इससे पहले राइपली से मिल चुके हो ना, तो उसका एक ह्यूमन हस्बैंड हुआ करता था जिसके साथ उसने एक बच्चा पैदा किया। हाँ, ये वही आदमी है। और अगेन मेरा वही सेम सवाल है जो कि स्पॉइलर वाले वीडियो में था कि बहनचोद इसने जायंट से। तो लूफी बोलता है अच्छा तो उस चूतिया से बच्चे के बाद तुम ही हो। ये बात सुनते ही वो उसका बाप हंसने लगता है, कहता है चूतिया बच्चा, लगता है एकदम सही पकड़े हो, मेरा ही लौंडा है वो। खैर अपना बुढ़ा आगे बोलता है कि तुम मेरी आइटम और उसके लौंडे से मिल ही चुके हो। मेरे लौंडे के अंदर इंसानों से ज्यादा जायंट का खून दौड़ता है और इसलिए गोद में लेके खिलाने के लिए वो हमेशा से बहुत बड़ा था। मैं समझ सकता हूँ और मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि लौंडे के नुन्नू के साइज का तो उसका बाप है। इनफैक्ट उसके लौंडे के नुन्नू का साइज भी उसके बाप से ज्यादा बड़ा हो सकता है। बुढ़ा आगे बताता है कि मेरा जो लौंडा है वो 20 साल का है और जो उसकी आइटम है वो 80 साल से भी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है। और वो बोलता है कि भाई ये तो बहुत गलत बात है, जायंट से शादी कर लूं फिर मेरी उम्र सिर्फ बढ़ रही है, मैं ही बूढ़ा होता जा रहा हूँ, वो तो बिल्कुल जवान है। लेकिन तभी वो बुढ़ा कूद कर बोलता है एक ऐसी बात जो कि पूरे वन पीस में हम सुनते आ रहे हैं, वो भी सांजी के मुंह से, कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती। मिक्स्ड रेस के लोग तो हर जगह एग्जिस्ट करते हैं, बुकानियर्स हो गए, लॉन्ग लेग्स हो गए, लॉन्ग नेक्स हो गए, हर टाइप के लोग एग्जिस्ट करते हैं। वो आगे बताता है कि ऐसे हाइब्रिड प्रजातियां तो बहुत रेयर होती हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो स्ट्रगल करते करते मर जाते हैं। लेकिन हर एरा में एक ऐसा आदमी होता है जो कि जरूरत से ज्यादा ही फ्लेक्सिबल होता है। तुम्हें पता होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अब हर एरा की बात हो रही है तो यहाँ पर तो मुझे यही लग रहा है कि ये सन गॉड नीका की बात कर रहा है, क्योंकि वही सब ज्यादा फ्लेक्सिबल है, बट और भी चीजें फ्लेक्सिबल होती हैं। बुढ़ापे में अभी भी जवानी बची हुई है। तो जोरो इस आदमी की तरफ देखकर बोलता है भाई तू तो एक्सपर्ट लग रहा है, कहाँ कहाँ का पानी चखा है तूने। तो बुढ़ा हंसते हुए चिल्लाकर बोलता है भाई मैं तो मिशनरी ऑफ लव हूँ, जहाँ जाता हूँ वहाँ प्यार फैलाता रहता। और लूफी हंसते हुए बोलता है कि देख भाई सांजी का फ्यूचर यही होने वाला है। लेकिन लूफी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये मिशनरी ऑफ लव है या फिर डॉगी स्टाइल ऑफ लव है। वो सीधे सीधे इसके सामने बोलता है कि देख भाई मेरे को चाबी चाहिए, मुझे लोकी को छुड़ाना है। जिसपे रोड बोलता है कि भाई यार इतने खुले आप मत बोल भाई, तुझे पता नहीं है, पकड़ के मारेंगे हमें यहाँ पे सब लोग। और हर बार लूफी का तुम जानते ही हो मुंह फट है, पहले बोल देता और फिर कहता है भाई भूल जाओ मैंने ऐसा कुछ बोला था, मेरा नाम तो लूफी है ही नहीं, मैं तो चूतिया हूँ। लेकिन अब बातें बुड्ढे के कान तक पहुंच गई हैं और तुम्हें पता है जब बुड्ढों को कुछ भी पता चल जाता है बात का बखेड़ा वो क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। तो बुड्ढा बोलता है इंटरेस्टिंग, हरियाणा के लोग अंडमान में कब आ गए और तुम लोग हरियाणा से इतने दूर बकचोदी करने आए हो।
मुझे तो अच्छा लगा। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि ये लोकी किस टाइप का आदमी है? लेकिन अगर चीजें हाथ से बाहर चली गई तो क्या करोगे? तो लूफी बोलता है उस जायंट को इतना मारूंगा कि बहनचोद को अपनी नुन्नू भी नहीं दिखाई देगा और फिर वापस से ताला मार के उसको बंद कर दूंगा। तो बुड्ढा बोलता है कि भाई तुझे पता है पिछली बार उसको किसने बंद किया था? उसका नाम सुन के वन पीस की दुनिया कांपने लगती है। और तुझे लगता है कि तू इतनी आसानी से वो काम कर देगा जो शैंक्स ने 5-6 साल पहले किया था? और ये बंदा बिल्कुल एक साउथ इंडियन अंकल की तरह बोलता है तुम्हें पता है लोकी के पास किस तरह की पावर है? उसको बांधने के लिए भी शैंक जैसे पायरेट की जरूरत पड़ जाए ऐसा आदमी है हमारा लोकी। तुझे पता भी है अगर लोकी की हथकड़ियां खुल गई तो वो क्या क्या कर सकता है? अब इसके साउथ इंडियन इंट्रोडक्शन से सभी के सभी बोर हो रहे थे, तो इससे पहले ये कुछ खत्म करता सभी के सभी अपना मुंह मोड़ के आगे की तरफ जाने लगे और ये बोल रहे कि बुड्ढा पता नहीं टाइम लेगा यार अपना पूरा इंट्रोडक्शन देने में, चलो हम चल के चाबी खोजते हैं, बोलने दो इसको। और जोरो भी पीछे से बोलते हुए निकलता है बुड्ढा सटिया गया है, फालतू में समय बर्बाद कर रहा है, जब मेहमान बेइज्जती करके जाए तो कोई ना कोई कवर अप करेगा ही। तो रोड बोलता है कि भैया माफ कर दो यार उनको नहीं पता है, वो लोग तो नए हैं यहाँ पे। लेकिन तभी बुढ़ऊ को अपना पुराना टाइम याद आता है जब एक बहुत ही जाना पहचाना आदमी चिल्लाकर बोलता है कि भाई मैं तुम्हारे वार्निंग से बोर हो चुका हूँ यार, तुम लोग कितना बोलोगे। और फ्लैशबैक में ये बंदा रॉजर से लड़ रहा होता है, जहाँ पर रॉजर इसको बोल रहा होता है कि भैया तुझे मुझे पकड़ के बांध के यहाँ पे रखना पड़ेगा वरना तू मुझे रोक नहीं सकता। अब शायद तुम्हें आइडिया धीरे धीरे लग रहा होगा कि आखिर ये बुढ़ा कौन है। खैर अब बुढ़ऊ को अपना फ्लैशबैक याद आ चुका है और जो भी रॉजर के क्रू में रहता है वो थोड़ा बहुत बकचोद तो होता ही है। तो वो कहता है रोड को बुला के कि रोड भाई इधर आ, और ये जो बड़ा सा थ्रोन रखा है ना इसको थोड़ा सरका। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उसुप को जो कि उस एल्बाफ के गांव में, और वहां पर उसुप को बताया जा रहा है कि क्या तुम्हें पता है कि रॉजर के शिप पे 2 बहुत ही भयंकर लोग रहा करते थे। इस पे उसुप बोलता है कि मेरे हिसाब से तो बस रेले की था, एक और भी बंदा था क्या उसके जैसा? इस पे एक जायंट उसको बोलता है हाँ भाई था, और जब कैप्टन रॉजर की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी तो वही आदमी उनके साथ हॉस्पिटल तक गया था जो कि माउंटेन्स में छुपी हुई है। लेकिन रॉजर की तबीयत खराब होने का फायदा उठाने के लिए कुछ पायरेट्स वहां पर आ गए और हॉस्पिटल पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो एक अकेला मराठी आदमी हाथ में 2 कुल्हाड़ी लेके इस तरह से लड़ा कि अगले दिन फॉरेस्ट में एक भी पेड़ नहीं बचा, सारे के सारे पेड़ उसने काट के पूरे पहाड़ को नंगा कर दिया। और इसी तरह से उस मराठी का नाम पड़ा द माउंटेन ईटर। ऐसा बोला जाता है कि उसकी स्ट्रेंथ सिल्वर्स रेलिक के बराबर है और उसे पायरेट किंग गोल्ड रॉजर का लेफ्ट हैंड मैन भी कहा जाता था। सीन तभी चेंज होता है और हम पहुंचते हैं वापस से कैसल रूम में, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस थ्रोन को हटाने के बाद एक सीक्रेट रूम रिवील हो जाता है और सबको लगता है कि वो एक ट्रेजर चेम्बर है। तो जो बुढ़ा हुआ है वो भी कहता है हाँ भाई ये एक ट्रेजर चैम्बर ही है, और लूफी भी इसको देख के एकदम चौंक जाता है, भाई इतना बड़ा रूम ये भी छुपा हुआ था। और अंदर पहुंचते हम देखते हैं कि भाई सच में ये ट्रेजर रूम है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे संदूक हैं। बस बात इतनी सी है कि सारे के सारे खुले हुए हैं। और चीज देखते ही नामी का दिमाग खराब हो जाता है, कहता है क्या है भाई यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तुमको चूतिया बनाया। इस पर बुढ़ा बोलता है कि हाँ भाई ये ट्रेजर रूम हुआ करता था, मैंने कब बोला कि ये ट्रेजर रूम नहीं है। और वो आगे बोलता है देखो नामी मैंने तुमको चूतिया नहीं बनाया, मेरे को कुछ मत बोलो। अब यहाँ इस कैसल में कोई रहता ही नहीं था तो कोई ना कोई तो आके सब कुछ लूट के चला ही जाएगा। लेकिन फिर भी थोड़ा सेंटर पर ध्यान दो, वहां पर कुछ रखा हुआ है, जिसको तुरंत लूफी नोटिस करके बोलता है कि भाई ये तो वही चाबी है जो हम खोज रहे हैं। तो बुढ़ा बोलता है कि भाई एक ऐसा खजाना है ना जो कि चोर भी चुराने से डर रहे थे। और देख लूफी मेरा यहाँ पर यही कहना है कि भले ही तू जवान है बट मेरे ऐसे बुड्ढे की बात मान ले, यहाँ के चोर लोग भी नहीं चाहते कि लूफी की कोई जंजीरें खोले, फिर भी तू ये चाबी चाहता है। और तभी वापस से एक पैनल के लिए सीन वापस शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वही एल्बाफ वाला गाँव, जहाँ पर इस समय ये लोग उसोप को बता रहे होते हैं कि हाँ भाई उसोप वो पिछले 20 साल से यही एल्बाफ की धरती पर रह रहा है, वो लेजेंडरी वॉरियर जो कि रॉजर के साथ कंधे से कंधा लड़ा कर चलता था। और फिर हमें फाइनल पैनल में यानी कि चैप्टर के एकदम आखिर में रिवील होता है कि ये बुढ़ऊ और कोई नहीं बल्कि पायरेट किंग का लेफ्ट हैंड मैन स्क्रॉपर गबान तल पड़े है। जी हाँ भाई स्क्रॉपर गबान मराठी था। और ये बुढ़ऊ सीधे सीधे मुंह पर लूफी को बोलता है अगर तुझे चाहिए ना इधर आ, बुड्ढे से लड़ और चाबी लेकर चला जा। और लास्ट लाइन ही इज हियर के साथ चैप्टर नंबर 1139 खत्म। अब तुम लोग आखिर सोच रहे होगे कि आखिर ये गबान मराठी कैसे हो गया, मुझे नहीं पता, बस मुझे इसको देख के वही वाली वाइब आ रही है। और इससे पहले मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूँ कि रॉजर क्यों बिहारी था, क्योंकि वो खैनी खाया करता था और इसीलिए उसको कैंसर हो गया और वो मर गया। अब ओवरऑल में इस चैप्टर की बात करूँ तो भाई यार देखो जिस हिसाब से वन पीस अभी 2-3 चैप्टर्स के पहले चल रहा था जहाँ पर बहुत सारे ब्रेक्स आ रहे थे, मैंने उम्मीद नहीं किया था कि अचानक से ऐसा कुछ ड्रॉप हो जाएगा जहाँ पर लिटरली रॉजर के क्रू का एक और मेंबर हमें रिवील हो जाएगा। और मैं सच बताऊं मुझे कभी कभी लगता है कि रॉजर और शैंक्स के क्रू मेंबर्स को इन्होंने ऐसे बैकअप के लिए रखा हुआ है कि जब भी ओडा को कम बैक करना होता है, क्योंकि अभी ब्रेक हो गया था तो बहुत ज्यादा मतलब वन पीस की व्यूअरशिप कम हो गई थी, तो जब भी इनको कम बैक करना होता है इन्हीं में से किसी कैरेक्टर को उठा के बीच में डाल देते हैं। अब मैं ये पूरी तरह से सही नहीं बोल रहा क्योंकि वन पीस की एंडिंग तो बहुत पहले ही डिसाइड हो गई थी, बट हो सकता है स्टोरी के बीच बीच में थोड़े चेंजेस करते रहते हैं ओडा सेंसे। एनीवे बात करें गवान की तो ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि अगर तुम इसका चेहरा नोटिस करोगे तो वहां पर इसके चेहरे पे कुछ मार्क्स बने हुए हैं जो कि सीधे सीधे दिखाते हैं कि ही कैन बी द मैन मार्क्ड बाय फ्लेम्स। बहुत समय तक हमें लग रहा था कि वो जैगुआर डी सोल है, लेकिन मजा नहीं आ रहा था उसको इमेजिन करने में। इस बार जो बंदा आया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और
चीजें थोड़ी सेंस भी बना रही हैं, क्योंकि अगर तुम्हें पता हो तो रॉजर सबके साथ गया था वन पीस को खोजने के लिए, तो फाइनल रोड पॉनिक्लिफ तो इस बंदे को ही पता होगा ना, क्योंकि ये तो साथ में ही था। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये बंदा परफेक्ट कैंडिडेट है मैन मार्क्ड बाय फ्लेम्स वाले पोजीशन के लिए। अब ये बंदा जो कि रीलिक के बराबर ही का था, वो बंदा सीधे सीधे अब जाके लूफी को बोल रहा है मुंह पे कि आ मेरे को हरा के दिखा। अब मैं जानता हूँ कि ये सुनने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, बट लूफी उतना वीक नहीं है जितना वो हुआ करता था, क्योंकि अगर ये बंदा रेली के बराबर है और करंटली अगर तुम रेली को देखोगे तो उसने अपने मुंह पर ये बात मान ली है कि वो कमजोर है ब्लैक बियर्ड से। और जहां हम लूफी की बात करें तो लूफी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कंपैरेटिवली वो ब्लैक बियर्ड के इक्वल में भी आ सकता है। अब फाइट होगा तभी पता चलेगा, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये फाइट बहुत ज्यादा हार्ड होगी, बट देखने लायक जरूर होगी। अभी देखते हैं अगले चैप्टर में क्या होगा, लेकिन अगला चैप्टर तो भाई ब्रेक पे लगा दिया। बात करें इस चैप्टर की तो ये चैप्टर मुझे बहुत पसंद आया। फॉर मी इट वाज स्ट्रेट 9 आउट ऑफ 10। बहुत समय से कोई अच्छा चैप्टर नहीं मिला था वन पीस में। बाकी तुम लोग बताओ तुम लोग को कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बताओ कि आखिर इसने जायंट से। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं तुम लोगों से मिलूंगा अगले वीडियो में। सो अंटिल द नेक्स्ट वन, प्ले ऑन।